बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर्स इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस वाला है उसका एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है। दूसरे पार्ट में हम मज़ीद जो है वो जो टर्म्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन। अब ये जो आयोनाइजेशन है इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। अब जिस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ऑब्टेन करता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। अ प्रोसेस बाय विच, जिससे एक एटम और मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल obtain positive or negative charge, obtain negative or positive charge। अब स्टूडेंट आपने मतलब 10th क्लास में भी ये टॉपिक ज़रा पढ़ा होगा, आयन वाला, तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये जो ये वाला प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज़ ये वाटर है, बीकर में आपने लिया हुआ है, इसमें आप NaCl को ऐड कर दें। जब आप NaCl को ऐड कर देंगे तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग। अब जो Na पॉजिटिव है इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। तो ये जो एटम ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अटेन कर लिया है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। अब स्टूडेंट इसका फार्मेसी में मतलब क्या एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन ये हैं कि स्टूडेंट आप याद रखें कि कोई भी जैसे वाटर है, वाटर भी सेल्फ आयोनाइज है, मतलब H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कोई भी एसिड होगा या बेस होगा तो जब वो सॉल्यूशन के अंदर इंटर होगा तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा। अब जब अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से नेक्स्ट सॉल्यूशन की pH जो है वो चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है। ये pH क्या होती है इसको भी हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन इसकी क्या है, किसी भी ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स हैं, आइदर वो टैबलेट्स हैं, सिरप हैं, सस्पेंशन हैं, इंजेक्शन हैं, कोई भी हैं, वो या तो वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेस होती हैं या फिर वो साल्ट्स टाइप होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी में जाके आयोनाइज उन्होंने होता है सॉल्यूशन फॉर्म में। तो किसी भी जो है वो मेडिसिन की जो आयोनाइजेशन होती है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है एब्जॉर्प्शन, उस मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही होती है, उस मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन कि वो आपकी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो डिपेंड कर रही होती है। और उसके अलावा एलिमिनेशन के अगर तो वो ज़्यादा आयोनाइज हो रही है या कम आयोनाइज हो रही है तो उसकी एलिमिनेशन पॉसिबल है या नहीं, या वो बॉडी का हिस्सा बन सकेगी, एब्जॉर्प्शन हो सकेगी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं मेडिसिन की आयोनाइजेशन पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसकी एप्लीकेशंस लिख देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक है pH वाला। pH अगर हम डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो ये बेसिकली -log H पॉजिटिव, मीन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का -log जो होता है उसको हम pH बोलते हैं। अब ये जो pH है ये बेसिकली बताती है कि कोई भी ड्रग जो है वो कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। ठीक है, अब ये पैरामीटर है कि अगर pH 0 से लेकर 7 तक होगी तो वो चीज़ एसिडिक होगी। ठीक है, और अगर किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 से अबव 14 तक है तो वो बेसिक होगी। ठीक है,
अब स्टूडेंट मतलब जो डिफरेंट मेडिसिन्स होती हैं उन्होंने जाकर डिफरेंट आपकी बॉडी पोजीशन में या बॉडी मतलब जहाँ बॉडी ऑर्गन में जाके जो है वो अपना प्रोसेस अपना इफ़ेक्ट जो है वो करना होता है, वहाँ पे जाके उन्होंने प्रॉपर जो है वो एक्शन करना होता है और वहाँ पे डिज़ीज़ को ख़त्म करना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है। सपोज़ आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर स्टमक के लिए आप मेडिसिन यूज़ करते हो तो स्टमक की जो पीएच है वो एसिडिक है, इट्स मीन आप वो मेडिसिन बनाओगे जिसकी पीएच एसिडिक होगी ताकि वो स्टमक में अच्छे तरीके से वर्क कर सके। तो ये जो पीएच का फैक्टर है, जो पीएच होती है, इसको मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके लिए जो है वो मतलब जब मेडिसिन बनाई जाती हैं तो तब जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि ये मेडिसिन का एक्शन क्या है और उस एक्शन के लिहाज से उसकी उतनी जो है वो पीएच मेंटेन की जाती है। अब इसकी एप्लीकेशन में क्या है, डिटरमिन द सूटेबल पीएच ऑफ ड्रग, कि किसी भी ड्रग की जो है वो डिटरमिन पीएच ऑफ ड्रग। अब अगर आपको पीएच का आइडिया होगा, पीएच के बारे में पता होगा, तो आप किसी भी ड्रग की जो है वो पीएच को डिटरमिन कर सकते हो और वो कैसे मेंटेन करना है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स जैसे हैं आई ड्रॉप्स हैं, नेज़ल ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा ऑरल सॉल्यूशंस हैं, इंजेक्शंस वगैरह हैं, उनको एक अप्रोप्रिएट पीएच में बनाया जाता है। अगर उनकी पीएच कम ज़्यादा, सपोज़ आपकी आई जो है, आई ड्रॉप्स जब बनाए जाते हैं तो अगर उस टाइम पीएच बहुत ज़्यादा रख दी जाए या बहुत कम रख दी जाए तो वो जो आई ड्रॉप्स हैं वो आपकी आई में जो है वो डालने के बाद उसको कोई भी नुकसान जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से जब भी ड्रॉप्स वगैरह बनाए जाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो पीएच को मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा आप ये देखें जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, अब जो डायरेक्ट वेन में इंजेक्शन लगना है, अब जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 से समथिंग होती है, 7.4 समथिंग होती है। तो अब अगर वो पीएच थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो ब्लड जो है उसके अंदर जो एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर ठीक तरीके से वर्क नहीं करते, केमिकल रिएक्शन सीज़ हो जाते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शन के सीज़ होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से इन इंजेक्शंस की पीएच को मेंटेन किया जाता है कि कैसे जो है वो कितनी पीएच रख के जो है वो लगाना होता है ताकि कोई भी किसी किस्म का जो है वो साइड इफ़ेक्ट ना हो। इस वजह से ये पीएच का जो है वो फैक्टर लाजमी होता है और ये भी स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो टर्म्स है, अब डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर टैबलेट्स बनाई जाती हैं, इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, सिरप वगैरह बनाए जाते हैं, तो अगर उनकी पीएच को मेंटेन करना होता है तो उस पीएच के मेंटेन करने के लिए पीएच इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जब क्वालिटी वगैरह चेक की जाती है या कंपाउंडिंग वगैरह की जाती है, डिस्पेंसिंग वगैरह की जाती है, तो तब पीएच को मेंटेन करना होता है। तो उस टाइम पीएच को मालूम करने के लिए कोई हमारे पास स्केल होना चाहिए, कोई हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वैसे पीएच मीटर भी होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपकी सिलेबस में क्योंकि पीएच इंडिकेटर्स का भी जिक्र है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पीएच इंडिकेटर्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि डिटरमिन किया जाए टाइप ऑफ कंपाउंड को, कि ये किस किस्म का कंपाउंड है, ये एसिडिक है या बेसिक है या साल्ट है या क्या है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट सैंपल की पीएच को डिटरमिन पीएच ऑफ सैंपल। अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल है जिससे आपने कोई भी इंजेक्शन बनाना है या कोई भी टैबलेट या कोई भी डोजेज फॉर्म बनानी है, मेडिसिन की कोई भी फॉर्म बनानी है, तो उसकी आपने पीएच को डिटरमिन करना है कि पहले हम देखें कि इसकी पीएच कितनी है, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है या साल्ट है। जब हम इसको मतलब इंग्रेडिएंट्स के तौर पर यूज़ करेंगे तो इसका बनने वाली मेडिसिन जो है उसकी पीएच पे क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों को मालूम करने के लिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ केमिकल नेचर, डेफिनेटली आपके पास कोई रॉ मटेरियल है या प्रेजेंस ऑफ केमिकल नेचर, मतलब आपके पास कोई क्रूड ड्रग है और उससे आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालना है, तो आपको उसकी पीएच का मतलब पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये इसमें जो केमिकल प्रेजेंट है वो एसिडिक है या बेस है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सको और फिर आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पीएच इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स जो हैं उनके आपने नाम याद कर लेने और उनके बारे में आप लोगों ने एक एक लिख देना है। पहला जो है पीएच इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर।
उसके बाद सेकंड पे जो है वो रिडॉक्स इंडिकेटर्स, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स भी होते हैं और भी मेथड्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है हम उनको डिस्कस करेंगे। और थर्ड पे है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। अब स्टूडेंट इनकी एक एक एग्जांपल भी आपने याद रख लेनी है, ताकि अगर आपको कोई भी MCQs आता है इससे रिलेटेड तो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सको। एस्टर बेस जो इंडिकेटर है उसका जो उसकी जो एग्जांपल है वो मिथाइल ऑरेंज। अब स्टूडेंट इनका मेथड क्या होता है, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये डिफरेंट pH पे डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, तो उन कलर की बेस पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी pH क्या होगी। उसके बाद रिडॉक्स इंडिकेटर में ट्रू ऑर्गेनिक रिडॉक्स सिस्टम है, ये इस्तेमाल होता है मतलब लैब्स के अंदर, डिफरेंट और इंडस्ट्री के अंदर। और उसके बाद जो प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स हैं उसमें फिनॉल रेड, ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं फार्मेसी की मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो है बफर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्चुअल भी। बफर जो है स्टूडेंट ऐसा सॉल्यूशन होगा कि जिसमें आप अगर एसिड या बेस ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन की pH चेंज नहीं होगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ आपके पास एक बीकर है और इसमें सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की pH जो है वो है 7, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल है, ना ही एसिड है और ना ही बेस है। अब अगर आप इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड ऐड करो तो होना ये चाहिए कि इसकी pH 7 से कम हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने एसिड ऐड किया, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH कम हो जाएगी, ठीक है। तो pH कम का मतलब है एसिडिक होगी वो चीज़। और अगर आप उसी सॉल्यूशन में बेस ऐड करते हो तो इट्स मीन OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जैसे ये चीज़ होगी तो pH जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जो एसिड और बेस ऐड करने के बाद अपनी pH को मेंटेन रखता है, मतलब अपनी pH को चेंज नहीं होने देता, वो जैसे भी वो और डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि वो कैसे चेंज करता है। लेकिन ऐसा सॉल्यूशन जो एसिड और बेस के डिज़ोल्व होने से pH को मेंटेन रखता है, pH को चेंज नहीं करता, उसको हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारा ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, ये एक बफर के तौर पर काम करता है। आप लोग देखते हो कि आप मतलब डेली बेस पे डिफरेंट एसिडिक और बेसिक चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपने कोई स्पाइसी चीज़ खाई है तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी में एसिडिटी ब्लड में अब जो एब्जॉर्प्शन होगी तो साफ ज़ाहिर है उसमें मतलब एसिड वाली चीज़ें, लेकिन आपके ब्लड की pH फिर भी नॉर्मल रहती है, ठीक है, 7.35। अब अगर थोड़ी सी भी pH चेंज हो जाए ब्लड में तो एंजाइम्स वर्क नहीं करते, तो बफर जो है वो उस pH को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो बफर की डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड डेट रेजिस्ट, मतलब मज़ाहमत करता है टू चेंजिंग द pH, कि अगर pH को चेंज भी किया जाए तो फिर भी रेजिस्ट करता है ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की pH को चेंज करने से वो रेजिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं बफर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो बफर का कंसेप्ट उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, फार्मेसी में इसकी एप्लीकेशन क्या है उसको हम देखते हैं। अगर ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद एप्लीकेशंस लिखनी है। अब एप्लीकेशंस में क्या है कि जब भी इंजेक्शन बनाए जाते हैं या कोई भी अदर डोजेज फॉर्म बनाई जाती है तो बफर को इस्तेमाल किया जाता है pH को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो टू फार्मूलेशन या मैन्युफैक्चरिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजेक्शन एंड अदर डोजेज फॉर्म,
ठीक है। अदर डोजेज फॉर्म कोई भी हो सकती है, सस्पेंशन, सिरप वगैरह या कोई भी, उसको जब बनाया जाता है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है वो बफ़र को ऐड किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था सारा बफ़र, पीएच के बारे में और आयोनाइजेशन के बारे में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को मज़ीद जो है वो टर्म्स या जो डिफरेंट जो प्रोसेस हैं जो फार्मेसी में इस्तेमाल होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।